का, अपने पार्टिसिपेंट्स का, सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने संचालित करने वाले लोगों से कहूँगा, विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर दिनेश राय जी, उनको वेबिनार में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अतिथियों का स्वागत किया और परिचय भी आपने बताया। अब हमारे पहले वक्ता हैं आज के, ये डॉक्टर दिनेश राय सापेला सर, जो समावेशी शिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा मैं आपके बारे में सर बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे जुड़ने वाले जो श्रोतागण हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपके बारे में ये बताना चाहेंगे कि सर कोई स्टूडेंट होता है, वो एक विषय में अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हमारे दिनेश राय सर हैं, जिनका 4 विषयों में जेआरएफ है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में 11 बार नेट निकाला है और जेआरएफ निकाला है। इनका जेआरएफ एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई विषयों में जेआरएफ है। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई वर्षों से पढ़ाते रहे हैं, तो सर का जो है अध्ययन अध्यापन का भी अनुभव रहा है और सर कई योजनाओं के मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं। राइटर हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गाइड हैं, तो ऐसे जो सर है मल्टी डायमेंशनल शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिनको हर फील्ड का ज्ञान भी हो, अनुभव भी हो। तो सर हम अब आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सर आप अपने विषय पर बातचीत शुरू करें। थैंक यू सो मच। आज की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की तरफ से जो वेबिनार आयोजित हो रहा है, उसमें मैं सभी साथियों को और जो डाइट के एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय पवन सचान सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मेरा चयन किया कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर सकूं और जो मेरा अनुभव है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और इस सेक्टर को लेकर, वो मैं आपके साथ में आज साझा करूंगा। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य ये होता है कि हम इस पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा कर पाएं कि कहाँ हमें जाना है। तो पूरी ही टीम को, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की और जो साथी आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए शुभारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपने निर्देशित किया है कि हमारे पास में 45 मिनट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आनुभाविक जो विश्लेषण है आपके सामने रख सकूं। इस समय जो सीन चल रहा है, मैं बहुत ही आम भाषा में एक प्रशासक के तहत नहीं और एक शिक्षक और विद्यार्थी की तहत आपके सामने अपनी बात रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट का समय आपको प्रश्न उत्तर के लिए भी दूं, ताकि हम एक विस्तृत चर्चा तो नहीं, लेकिन एक संक्षिप्त विचार विमर्श करके हम अपने बात को एक अंतिम स्थान तक पहुंचा सकें। सब मेरे परिचय के लिए जो शब्द कहे गए हैं, मैं उनके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। जब मुझे और स्पेशली मैं भूलूंगा नहीं इस मौके पर संजय जी को, हमारा पुराना साथ रहा है और आज ये साथ ही जो है हमें इस वेबिनार के लिए खींच लाया है, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा। मेरे ख्याल से मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही होगी, अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। 12:30 तक का समय मुझे दिया गया है। मैंने जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। एक जिसमें हम एजुकेशन पॉलिसी के जो सिद्धांत हैं, जिस पे काम किया जाना है, उस पे हम एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जैसा मुझे बताया गया है कि आपको अपने नवाचारों और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी अनुभवों को शेयर करना है, तो मैं जरूर उसको शेयर करूंगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट 5 स्लाइड की एक पीपीटी तैयार की है। आप उसके जरिए इसको समझ सकते हैं, जहां मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, ताकि हम कम समय में इस पे बात कर सकें। कोई मुझे एक बता दे कि क्या ये स्क्रीन पे शो हो रही है और मेरी आवाज भी प्रॉपर आ रही है? जी, शो भी हो रहा है, आपकी आवाज भी आ रही प्रॉपर।
ओके, थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं, प्रमुख जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई नहीं है और ये लगातार हम देखते आए हैं। जो शैक्षणिक इतिहास है उसमें हम जाएं तो हम देखते हैं कि जो त्रिभाषा सूत्र हो या 1986 की बात करें, बहुत सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से हमें जानकारी में है, लेकिन एक आनुभविक विश्लेषण करने की बात या व्यवहारिकता की बात करें तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। इस शिक्षा नीति में अगर हम इसका आधार माने, जैसा अभी प्रस्तावना में भी बताया गया है कि इस ड्राफ्ट और इसके उद्देश्य हमें ये बताते हैं कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति विशेष या एक सेगमेंट या एक समूह के लिए नहीं है, या शिक्षा का उद्देश्य केवल मानव के एक पहलू या मानवीय क्षमता के एक पहलू को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य मानव क्षमता को जो पूर्णता प्राप्त करा दे उसको प्राप्त करना है। भारत के आजादी से लेकर और आज तक के समाज के विकासशील इतिहास पर अगर नजर डाले तो पता चलता है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार रहा है, जिससे मनुष्य की विकासशीलता में तेजी लाई गई है, उसको प्रखर किया गया है और उसको उसकी धार को मजबूत किया गया है, तेज किया गया है। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसको विकसित करना और उसको विकास की उच्चतम श्रेणी की ओर ले जाना। यहाँ में अगर समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो। अब इसमें कुछ नया आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लगातार चला आ रहा है और हम लगातार इसकी विकास के पद सोपानी की यात्रा को पूर्ण करते हुए नए उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, इस गैप को कम करते हुए शिक्षार्थियों को समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ आपका ध्यान अनुच्छेद 21 की ओर भी लाना चाहूंगा, जहां शिक्षा का मूलभूत अधिकार है और बात की गई है कि ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के लिए और राज्य के लिए ये सकारात्मक संदेश तो पहले नीति निर्देशक तत्व में भी दे रहा था, लेकिन अब ये बाध्यता हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में देना राज्य का कर्तव्य होगा और उसके लिए वह बाध्य भी होगा। यहाँ कुछ आध्यात्मिक पहलू भी उद्देश्यों में निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ हम ये बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य जो सांसारिक जीवन या हम आध्यात्मिक आत्मज्ञान या मोक्ष की बात करते हैं, उसमें स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी पर ही केंद्रित न होकर एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था, एक ऐसी यात्रा उसको शैक्षणिक यात्रा मिले जिसमें वो आत्मज्ञान भी प्राप्त कर सके और मोक्ष तक की यात्रा उसकी संपन्न हो सके, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है ऊर्जा, जो एनर्जी डेवलप हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, वह इन्हीं आध्यात्मिक वर्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज और थीम से ही हो रही है। शिक्षा नीति का आधार जो है, इन 5 बिंदुओं में मैंने समेटने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं हम ऐसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी को समावेशी शिक्षा के रूप में और सतत शिक्षा के रूप में देना चाहेंगे, जो इन पैरामीटर्स, जिसमें कि हम SDG 4 की बात करते हैं या फिर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, उनको सम्मिलित करते हुए प्राप्त हो सके। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं कि सभी को समावेशी, सतत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों में बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित है, जिसे हम वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के रूप में परिभाषित करते हैं। 1986 की शिक्षा नीति है, उसके जो अधूरे लक्ष्य हैं उनको पूरा करना इसकी एक प्राथमिकता है। जो गैप अभी तक हम पूरा कर पाए हैं और जो गैप अभी भी बचा हुआ है उसको पूरा करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ में हम ये महसूस करते हैं कि शिक्षा का जो माध्यम है एक किताबों से होकर ही गुजरने वाला रह गया है, तो उसमें बदलाव करते हुए, हालांकि ये प्रयास पूर्व में भी किए गए हैं, उसको बदलाव करते हुए रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर दिया गया है। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जो पुराने अनुभवी इस विषय पर अपना ज्ञान रखते हैं, उन्हें याद होगा कि किस प्रकार से SUPW जैसे और कौशल विकास के और बुनियादी शिक्षा के काम होते आए हैं,
उन्हीं को यहाँ पर प्राथमिकता देकर व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया गया है। फिर यहाँ डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात की गई है, यानी सभी तक शिक्षा पहुंच सुनिश्चित हो, ये बात इसमें कही गई है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो काफी हद तक तथ्यात्मक रूप से उसकी भरपाई यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो गैप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में छूटा हुआ है उसकी पूर्ति करने का टारगेट इसमें तय किया गया है। तो जब हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया क्या है, तो ये 4 बिंदुओं में मैंने समाहित करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर ये नीति लागू हो रही है, और या ये बात करें कि जिन सिद्धांतों पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति काम करेगी या जो टारगेट पॉइंट्स होंगे, वह इनको जब मैंने बुलेट फॉर्मेट में इस तरह से ढाला तो कुछ बातें इस तरह से निकल कर आई है कि सर्वप्रथम हमें जो स्टूडेंट हैं, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उसकी विशिष्ट क्षमता की पहचान करनी होगी। उन पहचान को सोसाइटी से और एजुकेशन सोसाइटी में उसको स्वीकृति देनी होगी और उन्हीं पहचान किए हुए उसकी क्वालिटी को हमें डेवलप करने का प्रयास करना होगा। उसमें आप और डिटेल में जान सकते हैं, मैं यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ। बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी जी से भी चली आ रही है, उसके साथ साथ में संख्या ज्ञान पर यहाँ पर जोर दिया गया है। यहाँ परंपरागत शैक्षणिक पद्धति पर मैं आगे बात करूंगा कि किस प्रकार से संख्या ज्ञान प्राप्त किया जाता था और सालों सालों तक उसे इस तरह को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होती थी और वो उसे हमेशा अपने ज्ञान में एक स्टोरेज के रूप में रखता था। लचीलेपन की बात की गई है। एकेडमिक जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बहुत ही लचीलापन रखा गया है और हर स्टेज पर, हर स्तर पर कुछ न कुछ प्राप्ति उस विद्यार्थी को होने वाली है, इसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जब हम विषयों की स्वायत्ता की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि अपना विषय अपनी स्वायत्ता के साथ में जीवित रहें, वो जीवंत रहें, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब हम फैकल्टी की, अलग अलग फैकल्टी की बात करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, तब एक दूसरे फैकल्टी से शिफ्टिंग बहुत ही आसान नहीं है। इसको आसान बनाने का कार्य इस शिक्षा नीति में किया गया है, जो आमूलचूल परिवर्तन साबित हो सकता है, खासकर व्यावसायिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में। बहुविषयक व समग्र शिक्षा की बात की गई है। ये सीधा सा जुड़ा हुआ है जब हम बात करते हैं कि अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग जो संकाय हैं, उनको जब एक ऑटोनोमस स्वीकृति मिलने के बाद भी उसमें समग्र शिक्षा होगी, ये बात यहाँ पर निकल के आती है इस सिद्धांत के रूप में। यहाँ ये कहा गया है कि विद्यार्थी जो कि यूनिवर्सिटी के लास्ट एग्जाम में या स्कूल के लास्ट एग्जाम में जब पढ़ता है और प्रयास करता है कि वो रट करके 99.9% तक ले आए, उसकी बजाय टुकड़ों टुकड़ों में उसका एनालिसिस हो और इन किस्तों में जो है उसके रिजल्ट का भुगतान किया जाए, ताकि वास्तविक जो है लर्निंग हो सके, रियल एक्चुअल लर्निंग वहां पर हो सके। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित किया गया है। त्रिभाषा सूत्र, हिंदी या मदर टंग की बात करें, मातृभाषा का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। मैं बता चुका हूं, सीखने के सतत मूल्यांकन की बात इसमें की गई है और सबसे महत्वपूर्ण जो आज की वर्तमान जो तकनीकी युग है उसकी आवश्यकता है, उसमें तकनीक के उपयोग पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। शिक्षा को सभी के सामर्थ्य के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है और ये प्रयास किया गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। एक सेट पैटर्न पर शिक्षा ना हो, एक किताबी ज्ञान उससे बुकिश नॉलेज पर वो सीमित ना हो, बल्कि नए जो विचार आ रहे हैं उन नवीन विचारों पर कुछ नया रिसर्च हो सके और वह उस अपने विचारों को अंतिम परिणति तक पहुंचा सके। इसके लिए प्रोत्साहित करने का मूल सिद्धांत इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का के रूप में है। शिक्षा को सार्वजनिक सेवा के रूप में माना गया है। यहाँ मैं थोड़ा सा टैग करना चाहूंगा कि सेवा शिक्षक को कार्मिक की भूमिका से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। ऐसे में ये बताया गया है कि ये एक सेवा के रूप में है। जब कार्मिक जो ऑफिसेज में, क्योंकि मैं प्रशासनिक अनुभव रखता हूं, तो वो कार्मिक जो ऑफिस में काम कर रहा है उससे बेहतर स्थिति में यहाँ शिक्षक को रखा गया है और ये प्रयास किया गया है
कि शिक्षा उस कार्मिक के माध्यम से न दी जाए, बल्कि शिक्षक के माध्यम से दी जाए। जीवन सार्वजनिक प्रणाली के रूप में इसको अपनाया गया है। जहाँ अगर शिक्षा नीति के पैटर्न पे बात करें तो आप सभी को विदित है कि 5, 3, 3 और 4 इस प्रणाली में इसको रखा गया है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसे हम फंडामेंटल एजुकेशन भी कहते हैं, जो एज ग्रुप 3 to 8 तक है, उसमें शुरुआती जो दौर होगा, जो 3 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए होगा, उसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की बात इसमें कही गई है। ये सिर्फ एक तथ्यात्मक जानकारी है जो मैं सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए एक फैक्ट बेस्ड बता रहा हूँ। साथ में 6 to 8 के लिए जो है क्लास 1 और 2 की बात कही गई है, यानी कि ये फर्स्ट 5 जो साल हैं या 5 जो इसके एजुकेशन के ईयर हैं, उसमें इसे दूसरी क्लास तक की एजुकेशन मिलेगी। फिर उसके बाद में 8वीं से 8 साल से 11 साल तक के लिए जो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाओं का अध्ययन किया जाएगा। ये 3 साल की बात होगी और 3 क्लासेस होगी। फिर मिडिल एजुकेशन जो 3 साल में होगी, 11 to 14 तक होगी एजुकेशन एज ग्रुप, और इसमें 6, 7, 8 होगी, और लास्ट में फिर सेकेंडरी एजुकेशन होगी जो 9 to 12 तक होगी। ये 4 सालों के लिए होगी। तो 5+3+3+4 ये पैटर्न इसमें है। प्राथमिक शिक्षा में साक्षरता व संख्या ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र जो है इसमें लागू किया गया है। यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सीन भी बनता है जो वास्तव में चर्चा का विषय है, और इस पे एक चर्चा होने के बाद तय किया जाना चाहिए कि हमें इसका कौन सा पैटर्न अपनाना चाहिए ताकि यह आज के इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट में सेट हो सके। हो गया। और महत्वपूर्ण बात है होंगे, और वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ में शिक्षकों को मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। शिक्षकों को कार्मिक बनाने वाले प्रावधानों की मनाही की गई है इसमें। और लास्ट बात हम कर देते हैं उच्चतर शिक्षा पर एक विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय स्थापना की बात की गई है, जिसे कहा जा सकता है हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे। जिस तरह से प्राचीन भारतीय संस्कृति में नालंदा, तक्षशिला इस तरह के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें प्रकार के विषयों का अध्ययन करवाया, प्रकार के अध्यापन के केंद्र जो हाई एजुकेशन से संबंधित में संगत स्वायत्ता होगी, और ये धीरे धीरे स्वायत्ता की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मान्यता करने के और जो व्यक्ति 1 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई कहीं पर नहीं होगी, उसका एडवांटेज अकादमिक एक बैंक के रूप में क्रेडिट का रिजर्व रहेगा, सेव रहेगा, और उसके बाद जो दिया गया है प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है, आपको किया गया है कि क्या अच्छी
जिन पे हमें वास्तव में इस पूरे 3 दिनों में चर्चा की जानी है, आनुभविक अध्ययन के रूप में या व्यवहारिक अध्ययन के रूप में। अब मैं कुछ चर्चा, क्योंकि अभी हमारे पास में 10-15 मिनट और हैं, तो मैं कुछ बातें व्यवहारिक जो अनुभव की हैं वो आपके साथ साझा करता हूं। देखिए, शिक्षा नीति को कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकता है और उस पर अपनी राय बना सकता है, लेकिन वास्तव में समस्या इस बात की है कि हमें समाज को पढ़ना पड़ेगा, समाज को देखना होगा। एक जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब शैक्षणिक आंदोलन हुए हैं अमेरिका में विशेष तौर पर, तब ये बात उठी थी कि शिक्षक को एक व्यावसायिक भूमिका निभानी होगी। तो यही आवश्यकता आज प्रतीत होती है कि शिक्षक केवल क्लासरूम में ही अपनी भूमिका निभाता है, समाज में एक व्यावसायिक भूमिका उसकी नहीं रहती है। तो उसको व्यावसायिक गतिविधियां अपनी जिसमें रचनात्मकता हो, समस्या का केंद्रित पक्ष खोज करके उस पे अटैक करने की बात हो, उन सारी चीजों पे उसको गौर करना पड़ेगा। और इसमें मैं खुद आपके साथ, आपके सदस्य, आपके साथी के रूप में अपने आप को पाता हूँ, क्योंकि मैं पहले एजुकेशन फील्ड में रहा हूँ और मैंने सेवाएं दी हैं व्याख्याता के रूप में। मैं समझता हूँ कि वो जो अनुभव है वही मुझे बार बार प्रेरित करता है कि मैं प्रशासन में आने के बाद भी हर फील्ड में, और खासकर एजुकेशन का जो हमारा फील्ड है उसमें मैं कुछ लोगों के लिए समावेशी और सतत विकास या शिक्षा के लिए और बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कुछ कदम उठा पाया हूँ। तो इनको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको, लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ, जिसपे आप चाहें तो सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि आज एजुकेशन को हम डेवलपमेंट गोल्स में शामिल करते हैं। शिक्षा हमारा सीधा सीधा संबंध रखती है विकास से है, लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा सिर्फ शिक्षा से ही विकास होगा? तो हम इस सेकंड स्टेप पर आते हैं और इस यहाँ पर पहुंचते हैं कि शिक्षा सिर्फ आर्थिक विकास का एक प्रयास मात्र है, एक स्टेप है, एक कदम मात्र है। अगर हम किसी गांव देहात में किसी व्यक्ति से पूछें, जो किसी पेरेंट्स से पूछे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में आपके बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है, तो पता चलेगा उनका सीधा सीधा आंसर होगा कि हम इसको पढ़ा करके सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल, ये रिसर्च किया है मैंने, और इसमें ये चीज सामने आती है कि चाहे अनपढ़ व्यक्ति से या बहुत बड़े पद पर पदस्थापित किसी अधिकारी से भी ये पूछा जाए, तो शिक्षा देने का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य में वो ये मानता है कि उससे उसको रोजगार की प्राप्ति होगी। जब रोजगार की प्राप्ति होगी तब यह डेवलपमेंट की बात ना होकर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो जाती है, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होता है, इसका संबंध फिर एम्प्लॉयमेंट से हो जाता है, जो एक डेवलपमेंट का एक सेगमेंट है। जबकि हमें क्या करना होता है कि हम अगर इस बारे में भी आगे बढ़कर चिंतन करें तो पता चलता है कि ठीक है, हमारी शिक्षा जो समाज ने अभी स्वीकृति दे रखी है वो इस बात के लिए है कि एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, जो हमारी डिग्री है, जो हम परीक्षाएं पास करके प्राप्त कर लेते हैं, उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, एक कागज का टुकड़ा जो मिलता है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उससे हमें रोजगार मिलता है। अगर उससे रोजगार नहीं मिलता, उससे रोजगार में भी कौन सा, जिसमें हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, सरकारी सेवा की बात करते हैं, अगर वो नहीं मिलता, इसका मतलब यह है कि अगर वह शिक्षा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, क्या आज के उदारवादी अंतरराष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में क्या राज्य इतना संप्रभु है कि सभी को राजकीय सेवाओं में शामिल कर सके, भागीदार बना सके? ये प्रश्न अपने आप में बहुत व्यापक है, और जब पता चलता है कि नहीं, इसका उत्तर तो नेगेटिव है, राज्य सभी को सरकारी नौकरियों में शामिल नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर हम जाएं। दैट मीन्स फिर आपको मैं क्रम बताता हूं कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की बात करने के बाद हम कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना चाहते हैं, और फिर सेकंड ऑप्शन हमारा आता है कि हम प्राइवेट सेक्टर की ओर जाए। जब प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं तब फिर ये
जो अंतर हैं, ये जो भिन्नता है वो क्लियर हो पाती हैं कि जहां गवर्नमेंट सेक्टर में हम ये पाते हैं कि वहां स्केल इंपॉर्टेंट होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं तब वहां स्केल इंपॉर्टेंट ना होकर स्किल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब स्किल की बात की जाती है तब बुनियादी शिक्षा ऑटोमेटिकली उसमें उसका होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिना कौशल विकास के, बिना बुनियादी शिक्षा के हम प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश नहीं हो सकते, अगर हो भी गए हैं तो वहां टिक नहीं सकते। ये एक सर्किल ऐसा है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम बुनियादी शिक्षा और समावेशी और सतत शिक्षा की बात करते हैं, तब वह घूम कर आता है उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाते हुए फिर वो सोसाइटी में एस्टेब्लिश होता है, और एस्टेब्लिश होने के बाद में फिर उसका डेवलपमेंट होता है, और तब जाकर सोशल डेवलपमेंट हो पाता है, और जिस सतत विकास या जिन एसडीजी गोल्स की हम बात कर रहे हैं वो प्राप्ति सुनिश्चित होती है। तो ये एक थोड़ा सा सर्किल है जिस पे चिंतन किया जाना चाहिए। समय की कमी है, मैं ज्यादा अपनी बात इसी पॉइंट पे नहीं रखूंगा, लेकिन एक आनुभाविक विश्लेषण जो मेरा है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था राजस्थान में। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा इसी तरह से सेटअप है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। मैंने देखा स्कूल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में भी रहा मैं, सेकेंडरी एजुकेशन में भी रहा, मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि रचनात्मक और आनंदमय शिक्षा की, तब हमें पता होता है कि हमारे ही कहीं स्कूल में, किसी किनारे पर, किसी स्टोर में, किसी लैब में कुछ ऐसे संसाधन हमें प्राप्त हमने प्रोक्योर किए हुए रखे हुए हैं जिनका उपयोग आज दिनांक तक नहीं किया गया है, और उसमें हमें उन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को उस बच्चे के सामने, उस विद्यार्थी के सामने रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे कई नवाचार मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूं जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में किए जा रहे हैं, और इसके लिए वो शिक्षक जो कर रहे हैं इस तरह के नवाचार, वो धन्यवाद के और आभार के पात्र हैं। परंपरागत पद्धति पे बात करें, क्योंकि इस शिक्षा नीति में हमें संख्या बल पे भी बात की गई है कि संख्या ज्ञान ज्यादा हो, अच्छा हो सके, तो हम ये परंपरागत पद्धति पर हम यहाँ पर पुनः चिंतन कर सकते हैं। जब ऐसी स्कूल्स हुआ करती थी, ऐसे विद्यालय होते थे जहाँ शुरुआत में और विद्यालय समय के अंत में इस प्रकार से समूह में बैठा करके जो मिनिमम लर्निंग है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, उसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाते थे। तो वो हमें एक बार चिंतन में पुनः लाना चाहिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजन अब यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। और एक बात यह भी है कि पुरानी जो शिक्षा पद्धति या जो आज की नई पॉलिसी है, उनमें एक समानता इस बात की भी है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात कही गई है। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन में फिर वही बात कि प्राइवेट की ओर कैसे बढ़ा जा सके, लेकिन इसमें एक प्रश्न आप सभी साथियों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि क्या हिंदी मीडियम जो मदर टंग की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसी एजुकेशन दे पाएंगे जहां पर इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन वो फाइट कर सके। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा भारत का इस पॉलिसी में पढ़ा हुआ हमारा विद्यार्थी क्या उस मार्केट में कहीं स्टैंड करेगा, या किस तरह से वो बहुभाषाओं में से एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज का चयन कर पाएगा और उसको सीख करके उसमें पारंगत हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। समस्या ड्रॉप आउट की भी होती है। इसके लिए सरकार के स्तर पर तो बहुत प्रयास होते हैं, लेकिन शिक्षक के स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, ये एक चिंतन का विषय है। इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है, और मैं भी बहुत सारे विचार रखता हूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ना कहकर सिर्फ आपको एक हाईलाइट कर रहा हूं कि ड्रॉप आउट का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उन विद्यार्थियों से अपने विचार और अपने व्यवहार को साझा करता है, तो वो बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, और उसकी पृष्ठभूमि में, उसके प्रभाव में वो बच्चे स्कूल तक पहुंच पाते हैं। उसका जो नेतृत्व शैली होती है समाज में, वह भी महत्वपूर्ण होती है। मैं लास्ट 3 मिनट में अपनी बात, अपने अनुभव जो मैंने योजनाएं बनाकर की हैं, जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था तो अक्सर ऐसा किया जाता है कि हम सोसाइटी में उन वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके लिए कुछ प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही प्रयास मैंने उनके लिए किए। जब मैं प्रशासन में आया तो वही अनुभव मेरे साथ रहा, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ऐसी जगह पर हुई जहां पर शराब जो है अधिक मात्रा में, अधिक
लोगों द्वारा जो है काम में ली जाती थी, और वहां पर MA BEd के हुए बच्चे जो हैं वो शराब पी लेते थे और ऐसे ताश जुआ खेला करते थे। उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक योजना चलाई थी, जिसको अपना टावर योजना के नाम से बाद में मैंने लॉन्च किया, और उसमें सुबह से शाम तक पढ़ाई होती थी। और आज उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं या प्राइवेट जॉब में अपना अच्छा सा जीवन यापन कर रहे हैं। अभी इसी पद पर रहते हुए मैंने यहाँ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। इंटरव्यूज में जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें विशेषतः ट्राइबल बेल्ट हैं, और जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष करके RS प्री और फिर उसके बाद में मेंस क्लियर किया है, उन लोगों की इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है, और बिल्कुल उस प्रयास किया गया है कि वो हम तक, हमारे पास और मेरी इस सीट तक पहुंच सके, उसका एक प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से क्योंकि अभी पिछले 1 साल में हम जानते हैं कि कोरोना महामारी ने जो माध्यम है हमारे पढ़ाने के और जो बच्चों से जुड़ने के, वो सब बदल दिए हैं। तो इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया मैंने, और उसको डिजिटल धागे का नाम दिया, और उस पर लगातार नए नए विचार हम सभी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ, और समाज के दूसरा जो वर्ग है जो इसमें चाहे वो मानसिक रूप से पीड़ित है या किसी और सामाजिक या पारिवारिक समस्या से गुजर रहा है, उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेरे विचार थे जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। अंतिम जो 5 मिनट हैं, मैं आप लोगों के लिए इस सत्र को ओपन करता हूं। आप अपना विचार या अपनी बात कुछ कहना चाहें तो बहुत संक्षिप्त में, आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी साथी कोई प्रश्न अगर करना चाहे तो स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वेबिनार से जुड़े हुए कोई भी साथी अगर सर से कोई प्रश्न पूछना चाहें या कुछ और चीज के बारे में जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। हम जो है आजकल, आज की ये संस्कृति जो है, मैं इसी पे फोकस करना चाहूंगा कि हम आज गूगल पे डिपेंड हो गए हैं, यानी हमारा विचार पूरा ही तथ्यात्मक हो गया है। हम व्यवहारिक और आनुभाविक अप्लाइड नॉलेज पर नहीं जा रहे हैं। यही मूल प्रश्न है जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि ठीक है, आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह के इनोवेटिव प्लेटफॉर्म हमें मिल गए हैं जहां फैक्ट कलेक्शन बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन इस चिंतन का क्या करें? ये तो मनुष्य का ही यूनिक कंपोनेंट है, ये कंप्यूटर तो नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सोचना चाहिए और इसके लिए बच्चों के लिए भी कुछ नवाचार करने चाहिए। ये मेरी आपसे अनुरोध है और आग्रह भी रहेगा। मैं पुनः जो है सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, प्राचार्य महोदय और सभी साथियों से, स्पेशली संजय शर्मा जी का थैंक यू कि उन्होंने मुझे शामिल होने के लिए बात कही, और ये सारा समय आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू सर। मैं आई से समथिंग सर। हाँ बताएं रंजिता जी, बताएं। यस सर, मैं डाइट बुलंदशहर से हूँ सर। हाँ सर, जो अभी आप बात कर रहे थे ये एकदम सही है सर, कि सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि परिस्थितिवश हमें ऑनलाइन को यूज करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे चिंतन की बात है सर, विचार अभिव्यक्ति की बात है, जैसे कि सर बच्चे स्कूल आते थे, आपस में लंच शेयर करते थे, तो उनके अंदर एक मिठास, एक प्यार की भावना, एक सौहार्द की भावना विकसित होती थी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्या होता है कि अपने घरों पर ही व्यक्तिगत रूप से अटेंड करते हैं, तो हमारी ये सारी जो भावनाएं विकसित नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि सर मैंने ऑनलाइन पर मैंने पक्ष में अपना SCRT एक भेजा हुआ है, तो मैंने अपनी ऐसे ओरिजिनल चीजें रखी जो मैंने फेस की थी। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं सर विजिट के लिए, चाहिए वास्तव में, क्योंकि सर एक शिक्षक की इम्पोर्टेंस कोई भी नहीं ले सकता है, और ह्यूमन बीइंग इज मस्ट। ये तो हम एक केवल सपोर्ट के लिए एक मीडिया के रूप में हम इसका यूज करते हैं ऑनलाइन का। थैंक यू। कहना चाह रही थी, आप एक बात का समर्थन कर रहे थे सर। थैंक यू रंजिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस सभी के चिंतन में है ये कि ऑनलाइन ने दूरियां बढ़ा दी हैं, और दूरियां इस तरह से बढ़ा दी हैं कि जब हम
एवोल्यूशन की भी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मापन और मूल्यांकन का पैरामीटर भी ऐसा नहीं रहा। और क्योंकि तो ये सर मैं क्योंकि 14 इयर्स आई है बीएड एक्सपीरियंस, क्योंकि बीएड के बच्चों को मैंने बहुत मन से ही बहुत लाड दुलार से पढ़ाया है। तो एक टीचर जितना अच्छा फेस टू फेस सिखा सकता है, भावनाओं को समझकर, जो हम नॉलेज कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे का विकास तो सर ऑल राउंड से ही होगा और ऑल राउंड के लिए इन तीनों ही पक्षों का विकास बहुत जरूरी है। तो ये है कि सर एक सपोर्ट के रूप में ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो संजय जी, आपका माइक शायद म्यूट है। हाँ सर, बहुत आभार आपका सर, आप जुड़े और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और आपकी जो स्पीच थी इसमें सर आपका जो एक गहरी जानकारी और एक गहरा ज्ञान आपने हासिल किया है वो तो है ही, साथ में आपका सर हर फील्ड में अनुभव रहा है। आपने सर प्रवक्ता के पद पे भी कार्य किया है और अब एडमिनिस्ट्रेशन में आप लगातार काम कर रहे हैं। तो सर ज्ञान और अनुभव मिलता है तो वो उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो सर परफेक्शन की तरफ जाता है। तो आपने सर बहुत अच्छी बातें बताई हम सभी को। और आज के समय में एक पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज हो गई है। हम सभी नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन पड़ोसी की खबर हमें समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में क्या घटनाएं हो रही हैं। और नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें सर समय के अनुसार जो बहुत सारे परिवर्तन करने की बात की गई है। अभी जब ये योजना सर लागू की जाएगी तो अभी जो भी क्या समस्याएं आ रही हैं या और क्या चेंज की जरूरत है वो भी समय के साथ किया जाएगा। और एक समय था जब हम सभी जोर देते थे कि हमारी आबादी ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, लेकिन अब बात हो रही है सर जो एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ पा रही है। हमारे पास बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं, कई लाख बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले रहे हैं, बीटेक एमटेक सब चीजें। बताया सर कागज का टुकड़ा तो है एक हमारे पास, बट हमारे पास वो हुनर नहीं है, वो ज्ञान नहीं आ पा रहा है। तो समय के साथ हमें इसको करने की जरूरत है, तभी जो है एक अच्छे समाज का सपना साकार हो सकेगा। और जो एक रोजगार परक शिक्षा की बात है, जब वो क्वालिटी होगी एजुकेशन में तभी सभी को रोजगार मिल पाना भी संभव हो सकेगा। सर एक बार फिर से आपका बहुत आभार। सर आप कुछ थैंक यू सो मच, कहना चाह रहे हैं क्या? थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। और आपने बात रखी अपनी। और मैं डॉक्टर ज्ञानवीर सिंह हूँ, प्रवक्ता, और संजय सर हमारे साथी हैं, वो भी हैं पास में बैठे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि संजय सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं और आपका नाम जब आपने प्रोनाउंस किया था तो मैं सुन नहीं पाया था। तो खैर कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत आभार। और सारी चीजों पे बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन का वेबिनार है और हो सके तो इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना। जो मैम ने अभी, रंजीता मैम ने जो इशू उठाया है कि ऑनलाइन में संवेदनाएं नहीं होती, साथ नहीं होता, जो मानवता का जो मुख्य पहलू है, जो साथ निभाना है और एक दूसरे के दर्द को जानना और सीखना, वह नहीं हो पाता। तो इसका क्या विकल्प होगा? जो क्योंकि हमें ऑनलाइन तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जो है ये एक नया पैटर्न जो डेवलप हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा।